नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। मिड कैप सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में बिकवाली। आखिरी घंटे में निचले स्तर से कुछ रिकवरी। जो लोग स्विगी के साथ बना रहना चाहते हैं, उनका एक अपना क्लाइंटेल है, तो उनको ये फायदा होगा कि अब ना वो स्विगी के साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारी ई कैटरिंग की सेवा है। ट्रेन में स्विगी से खाने की डिलीवरी। आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग कारोबार में स्विगी से मिलाया हाथ। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले सीएमडी संजय कुमार जैन। एक हफ्ते में शुरू होगी सेवा। आईआईएफएल फाइनेंस पर गोल्ड लोन देने पर रोक के बाद शेयर 20% के लोअर सर्किट पर। हालांकि दूसरी गोल्ड लोन कंपनियां मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, सीएसबी बैंक, फेडरल बैंक में अच्छी खरीदारी। टाटा मोटर्स के डीमर्जर प्लान को बाजार का थम्स अप। शेयर 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर 5% की तेजी के साथ 1000 के पार। टाटा ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी एक्शन। टाटा केमिकल 8% के ऊपर। टाटा इन्वेस्ट, टाटा पावर भी दौड़े। तेलंगाना में दूसरे दिन पीएम मोदी ने दी 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर फिर साधा निशाना। बोले, मैं गारंटी पूरा करने में लगा हूं। कांग्रेस और उसके साथी गाली देने में लगे हैं। और BYD ने लॉन्च की मच अवेटेड सील इलेक्ट्रिक सेडान कार। 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। शुरुआती कीमत 41 लाख रुपए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक आपकी फायदे की खबर से, जो कि है आपके खान पान से जुड़ी हुई। खासतौर पर जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अब आप अपनी पसंद का खाना स्विगी से भी ले पाएंगे। ट्रेन ट्रैवल के दौरान जोमेटो के बाद आईआरसीटीसी ने ई कैटरिंग कारोबार में स्विगी से हाथ मिलाया है। एक हफ्ते में इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ इसका असर आईआरसीटीसी के ई कैटरिंग कारोबार पर पड़ेगा, इस पर हमने बात की सीएमडी संजय कुमार जैन से। देखिए सर, लगातार आईआरसीटीसी अपने ई कैटरिंग बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा है और जोमेटो के बाद अब स्विगी के साथ भी करार किया गया है। किस तरह का ये करार है और जो रेल यात्री हैं उन्हें कैसे फायदा मिलेगा इस पूरे एमओयू का? सबसे पहले रेल यात्रियों के फायदे की बात करूं तो अभी ये 4 स्टेशनों पे बेंगलोर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर, इन 4 स्टेशनों पे स्विगी के साथ हम लोग नेक्स्ट 1 वीक में इस सेवा को देंगे। और जो लोग स्विगी के साथ बना रहना चाहते हैं, उनका एक अपना क्लाइंटेल है, तो उनको ये फायदा होगा कि अब ना वो स्विगी के साथ अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारी ई कैटरिंग की सेवा है। और हम उनके जो कॉन्फिडेंस है स्विगी के साथ, उसके साथ मैं उनको सेवा प्रदान कर पाऊंगा। सर, शुरुआत 4 स्टेशनों से हो रही है और कब तक हम देखेंगे इसका और पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या हम ये सोचें कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा, या फिर अभी सिर्फ शुरुआत है, फेज वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? आपने सही पूछा, ये पीओसी कंसेप्ट है और इसको अभी हम लोग 4 स्टेशन से फिर बढ़ा करके 59 स्टेशन पे ले जाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स पे। ओके सर, अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो उनको मनपसंद खाना मिल सकेगा क्या? इसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी? क्योंकि जब हम घर पर या फिर ऑफिस से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ अलग चार्जेस पैसेंजर को देने पड़ेंगे? इसके बारे में बताएं। नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो खाना आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं उसी तरीके से आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट आते हैं उनको पे करना पड़ेगा। ऑल राइट सर, ये भी जानना चाहेंगे ओवरऑल अगर ई कैटरिंग बिजनेस की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक किस तरह का रिस्पांस मिला है? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो क्या कुछ उसमें नंबर्स रहे हैं? रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 23 करोड़ रुपए ई कैटरिंग से अर्न किया है और मेरे को लगता है कि इस साल हम लोग 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। इस मौके पर स्विगी के फूड मार्केट प्लेस के सीईओ रोहित कपूर ने कहा कि कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी पर कन्वीनियंस फीस देनी पड़ेगी, जिसे फिलहाल तय करना बाकी है। इसमें जो हमारी टीम है वो आईआरसीटीसी की टीम के साथ कम से कम 3-6 महीने से काम कर रही है ऑलरेडी, इस चीज को स्टडी करने के लिए। जो आप एग्जैक्टली बात पूछ रहे हैं कि एक ट्रेन में या स्टेशन पर डिलीवरी कैसे होगी, तो 2 चीजें हैं। एक,
हमको रीजनेबल एक्सपीरियंस है अलग अलग एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करने का। दूसरा ये है कि IRCTC ऑलरेडी इस चीज को कैसे करना है उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ पार्टनरशिप में ये काफी अच्छे से हो जाता है कि वो फुल गाइडेंस हमको मिल रहा है। और ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा, पर मेरे को लगता है कि जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये हम कर सकते हैं। सर, अभी जो आपका बिजनेस मॉड्यूल है उसमें डिलीवरी चार्जेस लगते हैं और खासतौर पर अगर पीक डिमांड रहती है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टमर्स को देने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम इस टाइप की बात करें तो क्या कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल चार्जेस वीकेंड से कस्टमर को देने पड़ेंगे? तो अभी ये पूरी तरह से हमने डिसाइड नहीं किया कि अभी एक पायलट फेज में हम लॉन्च कर रहे हैं इस चीज को, पर आइडिया ये है कि हमने जो देखा है कि कस्टमर को जब कन्वीनियंस मिलती है तो वो हम उसके साथ वो एक फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू हमेशा खोजते हैं, और वो चॉइसेस रहेंगी हमेशा, बिकॉज हम चार्जेस की बात करते हैं पर ऑल्सो चॉइस रहती है कि आप एक जगह से खाना मंगा सकते हैं जिसकी प्राइस X है, दूसरी जगह खाना जिसकी प्राइस Y है। कस्टमर गेट्स मोर चॉइस, तो कस्टमर के वॉलेट के लिए और चॉइस के लिए इस टाइप के इनिशिएटिव हमेशा उनकी चॉइस को वाइडन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही कि 4 स्टेशन से शुरुआत की जा रही है, कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कब से पैसेंजर ये बुक करवा पाएंगे और फिर आगे एक्सपेंशन हम किस जगह पर होते हुए देख सकते हैं? तो मेरे को लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते में हम इसको लॉन्च करके इसको चालू कर देंगे स्टेशंस पे, और पहला फोकस ये रहेगा कि जहां लॉन्च कर रहे हैं वहां इसको अच्छे से चलाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कुछ और खबरों के साथ। IIFL फाइनेंस के शेयर में आज 20% का लोअर सर्किट लगा। शेयर में इतनी बड़ी गिरावट RBI की कार्रवाई के बाद आई है। रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी के चलते गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी है। RBI के इस फैसले पर कंपनी का कारोबार पर क्या कुछ असर होगा, ये बताने के लिए अब जुड़ रहे हैं सुमित। तो सुमित, बताएं IIFL पर RBI की सख्ती की पूरी डिटेल्स क्या है? तो IIFL फाइनेंस में आज एक बड़ा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है, और वजह भी साफ है, जबकि RBI की तरफ से कंपनी के लिए अहम कदम उठाए गए हैं, जहां पर तुरंत प्रभाव से गोल्ड लोन को देने के ऊपर रोक लगा दी गई है। दरअसल जब तक पूरी तरह से रेगुलेटर इसका एक ऑडिट नहीं कर लेगा तब तक के लिए तो एटलीस्ट ये रोक लगाई गई है, और साथ ही साथ गोल्ड लोन के नियमों की कई सारी अनदेखियां पाई गई हैं, जिसके वजह से रेगुलेटर की तरफ से ये इश्यूज या ये स्टेप्स उठाए गए हैं। क्या इरेगुलरिटीज है, जहां पर सोने की शुद्धता और वजन की जांच को लेकर कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, साथ ही साथ लोन टू वैल्यू का जो रेशियो है उसको लेकर भी उल्लंघन है, कैश में जो लोन के डिसबर्समेंट है और कलेक्शंस है उनकी लिमिट्स का भी एक उल्लंघन किया गया है, और साथ ही साथ चार्जेस को लेकर भी ट्रांसपेरेंसीज नहीं मिली है। ऐसे कई सारी चीजें पाई गई हैं, जिसका एक इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है RBI की तरफ से। कितना इम्पैक्ट, जहां पर ग्राहक करीब 19 लाख के आसपास से ग्राहक हैं, गोल्ड लोन का AUM 24,700 करोड़ रुपए के आसपास है, कुल AUM का रफली 1/4 से ज्यादा हिस्सा यानी 32% के आसपास का हिस्सा जो है वो गोल्ड लोन AUM की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि ये भी बात साफ की गई है कि पुराने गोल्ड लोन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा, और साथ ही साथ गोल्ड लोन के अलावा जो कंपनी के बाकी लोन्स हैं वो इसी तरह कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहां पर कोई भी इश्यूज नहीं है। IIFL फाइनेंस कौन कौन से और गोल्ड लोन्स देता है, और लोन देता है, उसमें गोल्ड लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हैं, डिजिटल लोन है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट लोन है। कुछ अलग अलग तरह के लोन्स हैं जो कि कंपनी देती है। इसमें 33% के आसपास का हिस्सा जो है गोल्ड लोन से आता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कुछ बयान आया, उनका कहना है कि ऑपरेशनल इश्यूज और गवर्नेंस का इशू यहाँ पर नहीं है, और जो भी इश्यूज पाए गए हैं RBI की तरफ से उनको पूरी तरह से दूर करने की, दुरुस्त करने की कोशिश जो है कंपनी की तरफ से जारी है। तो ये तमाम अपडेट्स जो कि RBI की तरफ से आए हैं और उनका एक बड़ा इंपैक्ट IIFL के ऊपर होता हुआ हमने देखा है। शुक्रिया सुमित इस पूरे न्यूज अपडेट के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में प्रेशर दिखाई दिया और दबाव के साथ मार्केट गिरावट पर बंद हुई। सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 अंक गिरकर 22,356 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, PSU बैंक से जुड़े शेयरों में रही। वहीं IT, FMCG, मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। CLSA ने IT के कई दिग्गजों को डाउनग्रेड कर दिया है। ब्रोकरेज रिपोर्ट की पूरी जानकारी लेकर अब मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी दीपाली राणा। तो दीपाली, बताएं कि CLSA ने IT को क्यों डाउनग्रेड किया है? ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इंडियन IT जायंट्स को डाउनग्रेड किया है, और
TCS HCL टेक की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की है, वहीं विप्रो और L&T माइंट्री की सेल रेटिंग को रिटेन किया है। CLSA का मानना है कि नवंबर से लेकर अब तक यानी पिछले 4 महीनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 23% निफ्टी आईटी इंडेक्स चला है और निफ्टी 50 को भी बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स आउट परफॉर्म किया है। और इस तेजी के पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। एक तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि सॉफ्टन हुई है बाय 50 बेसिस पॉइंट, साथ ही हाइपर स्केलर्स की तरफ से जो डिमांड कमेंट्री रही वो इंप्रूव होती हुई दिखी, और एआई को लेकर जो हाइप बना हुआ है, साथ ही एनवीडिया की रैली से भी सपोर्ट मिला है पिछले 4 महीने की तेजी को। हालांकि अब सीएलएसए का मानना यह है कि बैंकिंग, रिटेल या फिर जो टेलीकॉम जो कि की वर्टिकल्स है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस को लेकर जो आउटलुक है वो 2024 वो 2023 आउटलुक से ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए शायद वो इस रैली पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। सीएलएसए ने एक चीज और हाईलाइट की है और जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी ग्लोबल आईटी कंपनीज ने कैलेंडर 2024 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जारी किए, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, जेनपैक्ट हो, ग्लोबेंट हो, उन्होंने इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस पर बातचीत नहीं की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए ये गाइडेंस जारी की है, जिस पर सीएलएसए को भरोसा कम है। साथ ही सीएलएसए का मानना यह भी है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी हैं और वो आगे की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं, इसीलिए उन्हें डर है कि जो आगे के एस्टिमेट्स होंगे वो डाउनग्रेड हो सकते हैं, जो कि अर्निंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। सीएलएसए का मानना है कि एचसीएल टेक, इन्फोसिस जब अप्रैल 2024 में ग्रोथ गाइडेंस देंगे जो कि मिड सिंगल डिजिट में रह सकती है, जो कि एक नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी, और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और सिविल एविएशन की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो गारंटी पूरा करने में लगे हैं, वहीं कांग्रेस और उसके साथ ही मोदी और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, एक दूसरे को पस्त करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्या चल रहा है चुनावी दंगल में, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चुनावी गपशप शाम 7:57 पर। BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम ने मच अवेटेड सील इलेक्ट्रिक सेडान कार भारत में लॉन्च कर दी है। कार को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, डायनामिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट। दमदार बैटरी के साथ ये कार आती है। कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। 37 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। साथ ही साथ एक चार्ज पे 650 किलोमीटर तक चलती है। भारत में गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 41 लाख है, जो टॉप मॉडल के लिए 53 लाख तक जाती है। रेल मंत्री ने पिछले सप्ताह यह खुलासा किया कि पिछले साल आंध्र प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई उसमें ड्राइवर और उसका असिस्टेंट फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। ड्राइव करते हुए मोबाइल देखना कितना खतरनाक हो सकता है, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है और अब बात करते हैं हिस्ट्री टीवी 18 की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री की, जिसे आप 8 मार्च रात 8 बजे देख सकते हैं। ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है। सरदार पटेल की ये प्रतिमा सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है।
जमीन से आसमान को जोड़ती सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है, बल्कि उसका निर्माण भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। चेहरे या हाव भाव में जरा से भी चूक हो तो एक बड़ी नाराजगी का कारण बन सकता था। इस प्रतिमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला। हमने सैकड़ों और हजारों फोटोग्राफ को देखा और जांचा। लगभग 1 वर्ष के समय तक इस स्टैचू का डिजाइन 180 किलोमीटर विंड स्पीड भी झेल सकता है। स्टैचू किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ, गुजरात का ये छोटा सा इलाका एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। और इसलिए जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिषद को भारत की एकता का तीर्थ स्थान बनाने की मेरे मन में कल्पना रही। पर्यटन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मौजूद है। किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार तब होता है जब आपके पास इस प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं हो या लैंडमार्क डेवलपमेंट हो। बहुत बदलाव आ गया है। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। बहुत कुछ बदल गया, सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ बदल गया मेरे जीवन में गया। हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैल्यूज हम भारतीयों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए। बिल्कुल सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्थिर रहेगा और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के रखी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।